हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल रघुवंशी साक्षर एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। अगर आप बीए फर्स्ट ईयर में हैं और सेमेस्टर फर्स्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन जो 20 नंबर का है मैं भी आपको बताता हूं। और हाँ, इस क्वेश्चन को आपको समझना है, ना कि याद करना है। और मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूं कि अगर आपने आज इसको बहुत अच्छे से देखा, समझा, तो आप कभी भी इसको नहीं भूलेंगे और आसानी से आप 20 में से 18 से 19 नंबर ले आएंगे। ये क्वेश्चन है आपका, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत कौन कौन से। तो ये आपका जो प्रश्न है ये आपका प्राचीन इतिहास से संबंधित है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन बताए गए हैं लेकिन तीनों का उत्तर एक ही है। 3 क्वेश्चन को हमने देख लिया। जैसे कि दूसरा प्रश्न देखते हैं अब हम, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के कौन कौन से साक्ष्य उत्तरदायी हैं। यानी कि क्वेश्चन वही बता रहा है कि प्राचीन इतिहास को अगर हमें जानना है तो कौन कौन सी चीज़ें हम समझ पाते हैं या कौन कौन सी चीज़ें हमें मिली जिनके आधार पर हम उस प्राचीन भारतीय इतिहास को बताते हैं या हमारे इतिहासकारों द्वारा बताया गया है। तीसरा प्रश्न आता है, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोतों की समीक्षा कीजिए। ये एक लॉन्ग आंसर है, थ्योरिकल है, तो आपको टेबल वाइज अगर समझोगे तो आसानी से समझ आ जाएगा और उसको बाद में आप अपने व्याख्या के अनुसार कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना मार्क्स आपको मिल जाएंगे। जैसे कि तीनों प्रश्न में एक चीज़ कॉमन आती है यहाँ पर, वो आपका है स्रोत या साक्ष्य भी उसी को कहते हैं। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं ये स्रोत या साक्ष्य होते क्या हैं और इनसे हमारे इतिहासकार किस प्रकार से इतिहास समझते हैं। तो आइए अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि ये जो स्रोत हैं ये स्रोत किस प्रकार के थे, कौन कौन से थे और इनसे हमारे इतिहासकारों ने कैसे इतिहास को दोबारा से पुनर्निर्मित किया। सबसे पहले हमें क्या है कि स्रोत के बारे में बताना होगा, उसकी डेफिनेशन देनी होगी, उसके बाद ही हम इसकी टेबल को बनाएंगे। तो देखो, उन भौतिक बहुत ही सिंपल में वस्तुओं या लिखित विवरणों को कहा जाता है स्रोत। सबसे पहले हम भौतिक और लिखित को समझेंगे। भौतिक मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई वस्तुएं, मानव निर्मित भी कह सकते हैं। स्रोत उन भौतिक वस्तुओं या लिखित विवरणों को कहा जाता है जिनके द्वारा इतिहासकार उनका आकलन करके व इतिहास का पुनर्निर्माण करके लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। यानी कि यहाँ पर यह कहा गया है कि कुछ ऐसी वस्तुएं इतिहास को जानने के लिए जो खुदाई से भी मिली, जो पुराने समय के लोगों द्वारा बनाई गई हो और उन्हीं के द्वारा प्रयोग में लाई गई। और दूसरा स्रोत, उसी समय पर कुछ ऐसे भी मानव होंगे जो शिक्षित होंगे, लिखे पढ़े होंगे और उन्होंने भी कि इस तरीके से कई लिखित विवरण छोड़े होंगे। तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि भौतिक और लिखित दो अलग अलग तरीके के विवरण हैं और उन दोनों के माध्यम से हमारे इतिहासकार इतिहास को समझते हैं, पहले स्वयं और फिर एक सटीक इतिहास एक कहानी के रूप में सत्यता के आधार पर हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। अच्छा हाँ, अब इतिहासकारों द्वारा इस इतिहास के स्रोतों को 2 भागों में बांटा गया है। तो इतिहासकारों ने स्रोतों को मुख्य 2 भागों यानी वर्गों में विभाजित किया गया जो इस प्रकार है। अब हम इसकी टेबल को समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी टेबल में किस तरीके से बनाई जाएगी और अब उसी को टेबल में जो हम बनाएंगे उसी को ये आपको क्या है कि एक्सप्लेन करना है, जिससे कि आसानी से अगर हर एक के 3-3 लाइनें भी लिखते हैं तो भी हमारा बहुत बड़ा आंसर बन जाए। लिखित, जिसे कई अलग अलग किताबों में साहित्यिक के नाम से भी बताया गया है। तो दूसरी तरफ हमारा आता है भौतिक, जो हमारा पुरातात्विक भी कहलाता है। पुरातात्विक भी कहलाता है। ये भौतिक या पुरातात्विक इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो भी वस्तुएं आएंगी, जो भी स्रोत आएंगे, वो सारे खुदाई के दौरान निकाले गए होंगे और ये जो हमारे होंगे ये आपके ऐसे विवरण होंगे जो आसानी से लिखित रूप में हमें प्राप्त हो गए हैं। अब हम बात करते हैं लिखित साहित्यिक, ये कौन कौन से, इनको भी हम 2 वर्गों में बांटते हैं आसानी से। सबसे पहले आपको इस आंसर में बताना है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत थे वो 2 भागों में बांटे गए थे। पहला लिखित, जिन्हें साहित्यिक भी कहा जाता था,
और ये लिखित रूप में हमें विवरणों के आधार पर प्राप्त हुए हैं और भारी मात्रा में प्राप्त हुए हैं, और ये कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या है, सटीक इतिहास बताते हैं। दूसरा आता है हमारा भौतिक पुरातात्विक। इनको भी आपको बताना है कि भौतिक और पुरातात्विक वो स्रोत होते हैं जो हमारे उस समय के मानव द्वारा प्रयोग में लाए गए और वहीं पर ही त्याग दिए गए, जो कि जमीन के नीचे दब गए। उसके पश्चात जब हमारे पुरातात्विक या पुरातत्वेता जाते हैं वहां पर, तो वो खुदाई के दौरान इसको प्राप्त करते हैं और इनका पुनर्निर्माण करके दोबारा से बताते हैं कि ये किस समय के हैं, उस समय शासक कौन था, उस समय पर धर्म कौन सा था, उस समय पर मतलब काल कौन सा था, या फिर वो किस राजा के थे, उनकी आर्थिक स्थिति क्या थी। ये सारी चीजें हम एक एक करके अभी समझने की कोशिश करेंगे। आइए अब हम यहाँ पर लिखित साहित्यिक को समझते हैं। लिखित या साहित्यिक को भी दो भागों में बांटा गया है। एक आता है धार्मिक स्रोत यानी धर्म से जुड़े हुए, और दूसरे आते हैं गैर धार्मिक। धार्मिक में धर्म के बारे में बताया जाएगा। धार्मिक स्रोत जो होंगे हमारे धर्म से संबंधित होंगे, जो हमारे आरंभिक धर्म थे उनको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो इनको हम तीन वर्गों में बांटते हैं। पहला ब्राह्मण धर्म जो हमारा हिंदू धर्म था, दूसरा उसमें से ही निकला जैन धर्म, और तीसरा बौद्ध धर्म। ये तो हो गए धार्मिक धर्म ग्रंथ जो लिखित रूप में हमें मिले, वो चाहे ब्राह्मण धर्म से संबंधित हो, जैन धर्म का हो या बौद्ध धर्म का हो। अब जैसे कि हम बात करते हैं कि ब्राह्मण धर्म के हमारे वेद आते हैं, पुराण आते हैं, धर्म सूत्र धर्म साहित्य आते हैं, और आप देखेंगे जैन धर्म के कल्प सूत्र आदि सूत्र मारुतुंगा, इस प्रकार के कई सारे धर्म ग्रंथ आते हैं। और बौद्ध धर्म के अगर हम देखें तो त्रिपिटक आते हैं, जिनमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक है, जिसमें बौद्ध धर्म से संबंधित पूरी जानकारियां दी गई हैं, यानी धार्मिक सभी प्रकार के विवरण को दिया गया है। इसमें भी हम बात करते हैं दो अलग अलग प्रकार से। गैर धार्मिक में जैसे कि नाम से ही पता चल रहा होगा, धर्म से हटके, तो इसको भी हम, ये जो लिखित प्रमाण हमें मिलते हैं या स्रोत मिलते हैं, ये दो अलग अलग, कुछ हमारे भारतीयों के जो उस समय के लेखक थे, कवि थे भारतीय, और कुछ विदेशी। भारतीयों में हम जैसे कालिदास की बात कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम कौटिल्य या चाणक्य को देख सकते हैं। कौटिल्य, उसकी अर्थशास्त्र। इसी तरीके से हम बात कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं लिखते। अब विदेशी में आपको याद होगा कि आरंभिक समय पर हमारा विदेशी यात्री मेगस्थनीज आया था। हम मेगस्थनीज को देख सकते हैं, यूनानी राजदूत था, और उसने भी यहाँ पर आके कुछ विवरण लिखे थे जिसे इंडिका कहा जाता था, जो अशोक से संबंधित थी। कौटिल्य की भी अर्थशास्त्र थी। अब हम दूसरे नंबर पे जैसे कि हम बात कर सकते हैं, कुछ चीनी और अरबी, यूनानी, कई सारे अलग अलग विदेशी लेखक या राजदूत आए थे, जिन्होंने भारत में रुक के और भारत में रहते हुए कई अलग अलग प्रकार के विवरणों को लिखा था। आइए अब हम भौतिक व पुरातात्विक स्रोतों के बारे में समझते हैं। भौतिक या पुरातात्विक, जो कि जमीन के नीचे से या जमीन के ऊपर भी खुदाई या भौतिक रूप से हमें प्राप्त होते हैं, जो उस समय के मानव द्वारा प्रयोग में लाए गए थे, जिसमें हम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं सिक्के अर्थात मुद्राएं, जो व्यापार या अपने प्रतीक के रूप में प्रयोग में लाई जाती थी, जिससे हमें उस समय के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। दूसरे नंबर पे अभिलेख होते हैं। अभिलेख में शिलालेखों का भी हम वर्णन करते हैं, जो चट्टानों पर निर्मित या उकेरी गई होती है। तीसरे नंबर पे हम भवन या स्मारक भी देखते हैं, जो हमें या हमारे इतिहासकारों को खंडहरों के रूप में मिली हो। और चौथे नंबर पे हम अन्य को ले लेते हैं। अब हम इनको डिफाइन करते हैं। सिक्के या मुद्राएं, आप सबको पता है कि हमारे भौतिक स्रोत में सिक्के या मुद्राएं सबसे ज़्यादा या अधिक मात्रा में पाए गए हैं। ये किसी कालखंड या किसी शासक या उसके धर्म या उसकी राजनीतिक क्षेत्रफल को दर्शाते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति को भी दर्शाते हैं।
सिक्कों से हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं जो कि उस समय के शासक के बारे में बताई जा सकती हैं, और हमारे इतिहासकारों ने इन्हीं सिक्कों के माध्यम से उस समय के बारे में पूरे विवरण दिए हैं। इसी तरीके से अभिलेख या शिलालेख उस समय के शासक द्वारा अपने पूरे साम्राज्य में लिखवाए जाते थे। इससे उस समय की लिपि तथा भाषा का भी ज्ञान होता है, और वहाँ पर शिक्षा किस प्रकार की थी, कम थी, अधिक थी, उसके बारे में भी पता चलता है, और उनके व्यापार किन के साथ थे, और वो अभिलेख में राजनीतिक, धार्मिक, हर प्रकार के अपने नीति नियमों को लिखवा देते थे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानकर जागरूक हो सके, उनकी बातों को समझ सके। इसी प्रकार से जो भवन या स्मारक थे, जो खंडहरों के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं, कई जमीनों के नीचे से प्राप्त हुए हैं, तो कई हमें मिलते हैं खुदाई के दौरान, और कई हमें आज भी ठीक ठाक अस्तित्व में मिल जाते हैं। इसी प्रकार से ये भवन या स्मारक उस साम्राज्य या उस सभ्यता को दर्शाते थे कि वो किस काल से संबंधित है, और वहाँ पर आर्थिक स्थिति कैसी थी, वो कितने बड़े भूभाग तक फैला हुआ था। ये सारे हमारे वो स्रोत हैं जिनके द्वारा हमारे इतिहासकार उस तह तक पहुँच पाते हैं जिसके आधार पर हमें इतिहास को समझाया या बताया जाता है। ये ग्राफ तैयार हो चुका है अब आप सबके सामने। अब हम सब इनके बारे में विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। इसको लिखने से पहले हमें सबसे पहले क्या करना है कि इनको दो अलग अलग भागों में बांट लेना, पार्ट फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, इसको हम आंसर शुरू करेंगे। तो जैसे भूमिका मैं आपको बता ही चुका हूँ, जिसमें आपको बताना है स्रोत होते क्या है या साक्ष्य क्या होते हैं, उनके बारे में क्या क्या लिखा जा सकता है, या वो किस तरीके से हमें प्राप्त होते हैं, या किस प्रकार से हम उनका, या हमारे इतिहासकार कैसे उनका प्रयोग करते हैं। वो सारी चीज़ें हमने लिख दी, वो हमारी भूमिका हो गई। उसके बाद हमें सार लिखना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था भूमिका, सार और निष्कर्ष। अब उस सार को लिखने से पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे आंसर को हम दो भागों में बांट लेंगे। एक पहला हो जाएगा हमारा लिखित साहित्य, लिखित या साहित्यिक स्रोत, और दूसरा होगा हमारा भौतिक या पुरातात्विक स्रोत। तो लिखित या साहित्यिक स्रोत को हम पहले पूरा डिफाइन करेंगे। देखिए अब ये स्लाइड आप सबके सामने है, इस स्लाइड को इसी प्रकार से लिखना है, लेकिन नंबरिंग आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें बताएंगे साहित्यिक या लिखित स्रोत के बारे में। साहित्यिक या लिखित स्रोत वह स्रोत होता है जो हमें लिखित रूप में प्राप्त होता है। हमारे इतिहासकार इसको सबसे सटीक इतिहास के लिए स्रोत मानते हैं, क्योंकि ये जो लिखा होता है ये उससे संबंधित होता है, और कहीं ना कहीं इसमें सत्यता की प्रतिशत बढ़ जाती है। इसे दो भागों में बांटा गया है, एक आता है धार्मिक और दूसरा आता है गैर धार्मिक। तो पहले हम धार्मिक को समझेंगे। तो देखो धार्मिक स्रोत जो है, धार्मिक स्रोत हमारे आरंभिक भारतीय धर्म से जुड़ा हुआ है। भारत में उस समय पर जितने भी धर्म थे, तो आप सबको पता है, जाहिर सी बात है, हिंदू तथा हिंदू के सहायक धर्म या हिंदू से निकले हुए धर्म ही उस समय पर थे। तो हिंदू धर्म को उस समय पर ब्राह्मण धर्म के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले धर्म को हम सबसे पहला ब्राह्मण धर्म हम लेंगे। अब ब्राह्मण धर्म को जानने के मुख्य वेद जो आप सबको पता है, हमारे चार वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उनसे हम जान सकते हैं, या उससे हमारा आरंभिक इतिहास जाना जा सकता है। इसी प्रकार से बहुत सारे पुराण भी लिखे गए थे उस समय पर, धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र, जो कि उस समय पर हमारे लिए नीति नियम लिखे गए थे, या ब्राह्मणों ने उस समय के समाज को देखते हुए नीति नियम लिखे थे। और महाभारत जो हमारा धार्मिक ग्रंथ है, और रामायण भी हमारा धार्मिक ग्रंथ है। तो ये धर्म ग्रंथ भी हमें उस समय के बारे में बताते हैं, या फिर ये कहें कि हिंदू धर्म या हिंदू समाज के बारे में बताते हैं। तो इन्हें भी हम लिखित स्रोत के रूप में लेते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा धर्म आता है जैन धर्म। तो जैन धर्म में, जैन धर्म से संबंधित जितने भी धार्मिक लेख प्राप्त हुए हमें, जितने भी हमें लेख के साथ साथ मतलब क्या है कि उस समय पर जो धर्मगुरु हैं उनकी जीवनियाँ प्राप्त हुई हैं। इसी तरीके से कुछ धर्म ग्रंथ भी उस समय अलग अलग क्षेत्रों पर प्रसिद्ध थे। जैसे हम बात करेंगे भगवती सूत्र की, भगवती सूत्र से भी हमें क्या है, जैन धर्म के आरंभिक समय के बारे में, या उस समय के समाज और उनकी नीतियों के बारे में कई चीज़ों का पता चलता है। ये भी सूत्र है। आदि सूत्र इसी तरीके से है, कल्प सूत्र है, और जैन धर्म ग्रंथ, ये वो स्रोत माने गए हैं जो हमें जैन धर्म के बारे में या आरंभिक समय के बारे में काफ़ी जानकारियाँ देते हैं। उस समय के जैन धर्म से संबंधित लोगों के बारे में बताते हैं, और भी कई सारी चीज़ें हैं। इसी तरीके से अब दूसरा धर्म आता है जो हमारा बौद्ध धर्म, जो महात्मा बुद्ध द्वारा स्थापित किया गया था। इसी प्रकार से हम बात करेंगे कि बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध की जीवनी हो गई, या उनके अनुयायियों द्वारा लिखे गए कई सारे लेख हो गए, नियम हो गए, वो भी हमें बौद्ध धर्म या आरंभिक साहित्य या धर्मों को बताता है, या उस समय के लिए एक जानकारियाँ
देते हैं। इसी प्रकार से हम बात करेंगे कि बौद्ध धर्म के त्रिपिटक, आप सबको पता होगा त्रिपिटक उनका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों का संग्रह है, जिसके अंतर्गत 3 पिटक आते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ये 3 पिटक जो हैं आपके मिलके त्रिपिटक बनते हैं और इन सब में महात्मा बुद्ध से संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित, बौद्ध धर्म में जितने भी आपके तीर्थंकर या फिर उनके प्रचारक थे उनसे संबंधित कई सारे हमें नीति, नियम, विवरण या फिर कहानियां प्राप्त होती। इसी प्रकार से जातक कथाएं भी बौद्ध धर्म से संबंधित कई सारी जानकारियां हमें देती हैं। तो ये थे हमारे 3 धर्म जिनके द्वारा हम आरंभिक इतिहास को जान पाते हैं। लेकिन ये तीनों के तीनों धर्म जो धर्म के जो नियम मिले हमें वो लिखित रूप में मिले, जिसके कारण हम इन्हें लिखित स्रोत कहते हैं। अब हमारा आता है आगे गैर धार्मिक स्रोत। गैर धार्मिक स्रोत उन स्रोतों को कहा जाता है जो आरंभिक समय के बारे में हमें बताते हैं, परंतु ये धर्म से हटके समाज, व्यापार, अर्थव्यवस्था, रहन सहन या अलग तरीके के नियमों के बारे में बताते हैं। ये गैर धार्मिक स्रोत भी लिखित स्रोतों के अंतर्गत ही आते हैं, ये भी हमें लिखित रूप में पाए गए हैं। और हाँ, इन्हें 2 भागों में बांटा जाता है। कुछ ऐसे स्रोत थे जिन्हें हमारे भारतीय रचनाकारों द्वारा बनाया गया, लिखा गया, जिनमें हमारे सबसे महत्वपूर्ण कालिदास, हमारे चाणक्य यानी कौटिल्य और संगम साहित्य को लिखने वाले हमारा संगम वंश, उनके द्वारा भी हमें कई गैर धार्मिक स्रोत मिलते हैं। जैसे कालिदास के द्वारा हमारी शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम है, कौटिल्य के द्वारा हमारा अर्थशास्त्र है और संगम साहित्य जो हमारे दक्षिण भारत से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा वेद है। तो ये सारे के सारे अपने अपने समय के बारे में हमें धर्म से अलग करके और भी कई सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं। इसी प्रकार से हमारे कुछ विदेशी वृत्तांत भी हैं, जैसे ये भारतीय हुए तो अब विदेशी वृत्तांत है, यानी आरंभिक समय पर कई सारे राजदूत या फिर कई सारे यात्री भारत में समय समय पर आते रहे हैं, जिसमें वो यहाँ पर रुककर यहाँ के समाज के बारे में कई सारी किताबें या कई विवरण लिखते रहे हैं, जिनमें हम बात करते हैं मेगस्थनी जो यूनान से आए थे, जिनके द्वारा यहाँ पर इंडिका लिखी गई थी और इंडिका आप अशोक या मौर्यों के लिए लिखी गई थी। उसी समय पर हम बात करते हैं स्ट्रैबो और प्लिनी जो रोमन क्षेत्र या रोमन साम्राज्य से भारत आए थे और उन्होंने भी यहाँ पर समाज के बारे में कई सारी चीज़ें लिखी थी। इसी प्रकार से फाहियान एक चीनी यात्री या फिर हम कहें कि व्यापारी थे जो भारत में उस समय पर आरंभिक समय पर ईसा पूर्व के समय पर आए थे और उस समय पर इन्होंने भारतीय समाज के बारे में और उनके रहन सहन तथा उनके खान पान के बारे में एक पूरा विवरण लिखा था। तो ये तो हो गए आपके साहित्य लिखित स्रोत, साहित्यिक और लिखित स्रोत के अंतर्गत धार्मिक और गैर धार्मिक स्रोत। इसी प्रकार से अब हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ ऐसे स्रोतों की जिन्हें हम खुदाई के दौरान या फिर क्या है उत्खनन के दौरान प्राप्त करते हैं। कई ऐसे स्रोत भी हैं जो हमें पुराने खंडहरों के रूप में मिलते हैं, उन सबको हम भौतिक स्रोत कहते हैं। आइए अब हम भौतिक स्रोत के बारे में समझते हैं। तो ये है हमारे भौतिक और पुरातात्विक स्रोत। भौतिक और पुरातात्विक स्रोत उन स्रोतों को कहा जाता है जो उस समय के मानव द्वारा प्रयोग किए गए, मानव द्वारा ही बनाए गए, और जब उस समाज या मानव का अंत हो गया तो उन्हीं क्षेत्रों में ये जमीन के नीचे दफन हो गए। और हमारे इतिहासकार जब वहाँ पर सर्वेक्षण के लिए गए तो उनको ये जमीन के नीचे से ये जमीन के सतह के ऊपर प्राप्त होते हैं और इनसे हमें बहुत अधिक जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, जिनमें सबसे मुख्य आते हैं सिक्के अर्थात मुद्राएं, अभिलेख, शिलालेख और भवन व स्मारक जो खंडहर के रूप में मिले और अन्य। अब हम इनको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे आते हैं सिक्के, जिन्हें मुद्राएं भी कहते हैं। तो ये सिक्के भी हमारे आरंभिक समाज से हमें के संबंध में हमें बहुत सारी जानकारियां देते हैं। ये मुद्राओं के रूप में प्रयोग में लाई जाती थी, ये व्यापार या फिर अपनी पहचान को दर्शाने के लिए प्रयोग में लाए जाते थे। इसी प्रकार हम देखेंगे कि आरंभिक समय पे 2 प्रकार के सिक्के होते थे। एक होते थे आहत सिक्के, जिन्हें पंचमार्क के सिक्के भी कहते थे, जो अशोक के समय पर चलाए जाते थे या अशोक के पूर्व चलाए जाते थे। और दूसरे आते सामान्य सिक्के। सामान्य सिक्कों को चलाने का श्रेय जाता है वो हमारे राजाओं को या फिर व्यापारियों को जाता है। इन व्यापारियों ने आरंभिक समय पर वस्तु विनिमय प्रणाली में होने वाली परेशानियों को खत्म करने के लिए सिक्का यानी मुद्रा प्रचलन किया था, मुद्रा प्रणाली शुरू की थी। इसी प्रकार से हम बात करते हैं कि कई सारे अलग अलग राजा थे जिन्होंने यहाँ पर सिक्कों के लिए हमें कई जो सिक्कों की वजह से पहचाने जाते हैं, जिसमें हम बात करेंगे कुषाण शासकों के बारे में। कुषाण शासकों ने सबसे पहले सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। इसी प्रकार से हम बात करेंगे हिंद यूनानी शासक, इंडो ग्रीक। तो हिंदू यूनानी शासक सबसे पहले वो शासक थे जिनके द्वारा यहाँ पर फोटो वाले सिक्के चलाए गए थे। तो ये सिक्के भी अलग अलग समय पर
राजाओं की अलग विशेषता को दर्शाते थे। आइए अब हम शिलालेखों के बारे में बात करते हैं। ये शिलालेख या अभिलेख, ये दोनों के दोनों हमें कठोर सतह पर प्राप्त होते हैं। अगर इनकी हम परिभाषा देखें तो कठोर सतह पर लिखित रूप में पाए जाने वाले लिखित विवरण अभिलेख या शिलालेख कहलाते हैं। ये हमें कई सारी जानकारियां देते हैं, जैसे कि हम समझेंगे यहाँ पर कि समय के बारे में आकलन करवाते हैं कि ये किस समय पर लिखे गए, कौन से शासक द्वारा, कौन से राजवंश द्वारा लिखे गए और इसमें कौन कौन से राजवंश थे, यानी कि एक के बाद एक कौन कौन से राजा इनको लिखवाते हैं और वो उनके वंशज कहलाते हैं। ये जितने बड़े भूभाग में पाए गए तो वो पूरा का पूरा इनका साम्राज्य क्षेत्रफल हो जाता है, यानी कहाँ से कहाँ तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था वो पूरा क्षेत्रफल हमें इनके द्वारा पता चलता है। इसी तरीके से कौन से धर्म से जुड़े हुए थे, तो वो धार्मिक नीतियां, जैसे कि हम बात करते हैं अशोक की धम्म की नीति। अशोक ने अपने पूरे साम्राज्य में और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पूरे साम्राज्य में अलग अलग क्षेत्रों पर अपनी धार्मिक नीतियों को अभिलेखों के द्वारा लिखवाया था, चौराहों पर या अन्य ऐसे सार्वजनिक क्षेत्रों पे जहां पर आने जाने वाले लोग आसानी से देख के उनका पालन कर सके और वो आसानी से उन लोगों तक पहुंच सके। इसी तरीके से हम बात करते हैं कि धार्मिक नीतियों के बारे में भी बताते हैं। तो देखो अभी तक ये सबसे महत्वपूर्ण दो जो ये भौतिक या पुरातात्विक स्रोत हैं, ये आपके एग्जाम में वैसे भी टिप्पणी के रूप में भी आ जाते हैं और पूर्ण इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से हम बात करेंगे भवन व स्मारकों की, तो ये भवन व स्मारक जो थे ये भी काफी महत्वपूर्ण थे। ये कई हमें पूर्ण रूप में और कई हमें क्या है अवशेषों के रूप में मिलती हैं, खुदाई के दौरान भी मिलती हैं। जैसे नगर योजना पता चलती है इनके बारे में कि पूरा नगर किस तरीके से होगा। आप सबको पता होगा हड़प्पा सभ्यता को हम आधे से अधिक इसी वजह से जान पाते हैं क्योंकि उसकी नगर योजना हमें प्राप्त हुई है और वहाँ पर घरों की बनावट भी हमें मिल जाती है कि उस समय के लोग किस तरीके से घरों में रहते थे। उन घरों के आधार पर हम उनकी आर्थिक स्थिति को भी समझ पाते हैं कि कौन निर्धन था तो कौन बहुत ज़्यादा धनी था, कौन से क्षेत्र में कैसे घर पाए गए हैं। ये सारे के सारे और उनके घरों में मिलने वाले सामानों से या उनके घरों की बनावट से भी हमें पता चलता था कि वो किस प्रकार का व्यापार करते हैं या करते थे, कौन कौन से क्रियाओं में वो लिप्त थे या क्रियाओं के बारे में भी हमें उनकी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। और इसी प्रकार से हमें कुछ भौतिक स्रोत अन्य, यानी कि हमने कई सारों को एक साथ ले लिया, अन्य कहा है, जिसमें हम मूर्तियों की बात करते हैं। मूर्तियां हमें उस समय के राजा या उस समय के जो मातृ देवी या फिर उनके कुल देवी देवता थे उनके बारे में पता चलते हैं। इसी प्रकार से हम बात करेंगे यहाँ पर मृत भांडों का प्रयोग सबसे अधिक होता था। मृत भांड जो होते थे मिट्टी के बर्तन कहलाते थे और इन्हीं का प्रयोग वो अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते थे। इसी प्रकार से हम औजारों की बात करेंगे। औजारों से हमें उनके कार्यों के बारे में पता चलता है कि किस औजार जिस घर में जिस प्रकार का औजार या जिस कार्य से संबंधित औजार मिलेगा वो लोग उस घर या उस परिवार को उसी कार्य से संबंधित मानने लगते थे। इसी प्रकार से आभूषण भी भारी मात्रा में मिले या आभूषण उनके आर्थिक स्थिति को बताते थे। तथा भौतिक वस्तुओं में हम चक्कियों की बात कर सकते हैं, बाट की बात कर सकते हैं या अन्य प्रकार के छोटे मोटे कुछ ऐसी पूरा वस्तुएं जो उस समय पर प्रयोग में लाई जाती होंगी। तो ये आपका पार्ट सेकंड था जिसमें हमने भौतिक व पुरातात्विक यानी जमीन से नीचे निकलने वाले सभी स्रोतों के बारे में समझने की कोशिश की। आपको अंत में आता निष्कर्ष। अगर हम देखें तो निष्कर्ष बहुत ही साधारण होता है, निष्कर्ष को लिखना बहुत ही आसान होता है। निष्कर्ष हमें बताना है कि निष्कर्ष को हम बताएंगे कि ऊपर दिए गए विवरणों के आधार पर या ऊपर बताए गए स्रोतों के आधार पर हमारे इतिहासकारों द्वारा आरंभिक भारतीय या प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास को जाना गया, जिनमें इन सभी स्रोतों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई या जिनके आधार पर हमारे इतिहासकार उस समय के इतिहास को पहले स्वयं और उसके बाद हमें समझा पाए या समझाने में सफल। ये था आपका पूरा 20 नंबर का क्वेश्चन। अगर इसको आप 2 बार अच्छे से बिना स्किप किए देख लेते हैं तो इस चीज की मैं गारंटी लेता हूं कि आप 20 में से 18 से 19 नंबर आसानी से ले आएंगे। तो कैसी लगी आप सबको हमारी वीडियो? अगर आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और जिससे क्या है आपको समय समय पर मेरे द्वारा बनाई गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचती रहेगी और आप भी नए नए टॉपिक्स को क्लियर करते रहेंगे। अभी मैं पूरी सीरीज चलाने वाला हूँ इसकी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर के लिए। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर और अपना ख्याल कीजिए।